प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं इस्राएली हमले और ईरान के जवाबी हमले के बाद ये सवाल जन्म ले रहा है कि खित्ते का अमन और जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। इस्राएल अमेरिका गठजोड़ और ट्रंप के बदलते मौक़िफ़ की हकीकत क्या है। ईरान का ऑपरेशन वादाए सादिक सोम 5 मरहलों में 200 से ज़ायद मिसाइल इसराइल पर दागे गए। क्या ईरान का इंतकाम मुकम्मल हो चुका? क्या ईरान ने इसराइली जंगी तैयारे गिराए हैं? इसराइल ने भी तेहरान पर हमलों को जारी रखने का इंदिया दे दिया है, जबकि खित्ते में जंग मजीद फैलेगी या बड़ी ताकतें जंग को रुकवाने में कामयाब होंगी। इन तमाम मामलात पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मज़हर बल्ला साहब आपसे जान लूं कि आप देखें कि ईरान की तरफ से तो इस ऑपरेशन को वादाए सादिक सोम का आगाज़ किया गया है, जो कि इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के मुकाबले में शुरू किया गया। एक तरफ अमेरिका ईरान की जोहरी टॉक्स भी जारी हैं और आपको पता है कि कल उसका 6ठा दौर होने जा रहा था, मगर अब ऐसे में आप खुद देखें कि एक तरफ जंग और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये दोनों चीज़ें एक साथ किस तरह से हो सकती हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि इस जंग की लपटें कौन कौन से ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया मुनीज़े, इसका हम जायज़ा लेंगे 3-4 हवालों से कि जंग कहाँ तक फैल सकती है और कैसे फैल सकती है, या रुक सकती है और क्यों रुक सकती है और कैसे रुक सकती है। इसराइल ने पहल की, उन्होंने हमला किया और बज़ाहिर उन्होंने अपने अहदाफ को अचीव किया और ईरानी कमांडर्स जो थे उनकी शहादत हो गई, ईरानी साइंसदानों की शहादत हो गई। बज़ाहिर उन्होंने ईरान का डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन जब जवाबी हमला हुआ तो उस हमले ने इसराइली क़यादत को हैरान कर दिया और बंकर में जो इजलास हुआ उसमें नेतन्याहू और उनकी फ़ौजी क़यादत हैरान थी कि ये हमला इतना ताकतवर कैसे हो गया और किस तरह 8 घंटे में ईरानियों ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर लिया और किस तरह ये जो मिसाइल आ रहे हैं ये 7 मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम को चीर कर आ रहे हैं। यानी आप देखिए कि पहले फ्रांस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जी SS कार्ल विंसन वो रोकता है, फिर बरतानवी सिस्टम जो है टाइफून वो रोकता है, फिर थॉट अमेरिकन सिस्टम वो रोकता है और अमेरिकन उसका इकरार भी कर रहे हैं कि हम इन मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहे हैं। फिर इसराइल के अंदर 4 सिस्टम ऐसे हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एरो 3 रोकता है, फिर एरो 2 रोकता है, फिर उसके बाद स्लिंग आता है और स्लिंग के बाद आखिरी आयरन डोम है। तो ये 7 सिस्टम नाकाम बना के कौन सी टेक्नोलॉजी ईरानियों के पास है कि वो मिसाइल इसराइल के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसराइल के नेवल चीफ़ की डेथ हो जाती है, बहुत सी और हलाकतें होती हैं और नुकसान को छुपा लिया जाता है। और वहाँ इंटरनेशनल मीडिया के बाद लोग ये इकरार करते हुए पाए जाते हैं कि हमने पिछले 7 सालों में इतनी खौफनाक मंजर नहीं देखा। फिर जो अमरीकी सफ़ीर हैं मिस्टर माइकल कोबी वहाँ जो इज़राइल के अंदर है, उन्होंने कहा ये रात बहुत भारी थी। हाँ। मैं 5 मरतबा शेल्टर में गया। तो इसका और मतलब उन्होंने ये भी कहा कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बरला साहब आपका पॉइंट आ गया है, मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुजारिश तो सुन लें जी कि ये जंग फैलेगी कैसे। अब देखिए ना, किसी ने तो ईरान को सपोर्ट किया और सफारती महाज पर भी रूस, चीन और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े हो गए। अब वो मुल्क जो ईरानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जान जा रही है, चूँकि ईरान का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आपको ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? और मज़हर बल्ला साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन लिया इसी हवाले से। देखिए, पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो बड़ा वाज़ेह तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। वो इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि पाक भारत कशीदगी और पाक भारत जंग उन्होंने ख़त्म करवाई और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पीस टॉक को इनिशिएट किया। अब मसला ये है कि एक तरफ वो जंग का खात्मे का क्रेडिट लेते हैं और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मरकज़ी किरदार है।
कल की अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनी हो, वो बाकायदा धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि अगर तुमने वो एटमी माहिदा नहीं किया और वो तमाम तर जो हमने आपको कहा है वो तमाम चीज़ें मुकम्मल ना की तो आपका हशर इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के दो फेस नज़र आए हैं। हालांकि कहा यह जाता था वो जंगों के खिलाफ हैं, लेकिन इसराइल की पुष्पनाही में वो बहुत आगे तक चले गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जंग जो है ये तो फैलेगी। जब आप एक ख़ास तौर पर जंगों की बुनियाद के ऊपर अपने सियासी मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे तो उसका फैलाव होगा, और ये जंगें फिर दो मुल्कों तक महदूद नहीं होती, और ये बड़ी ताकतों और छोटी ताकतों के दरमियान जो है एक तनाव पैदा करती हैं। उनको फैसला करना पड़ता है कि वो किसके साथ खड़े होंगे, किसका साथ नहीं देंगे। उसमें कुछ फैसले जबर की बुनियाद पर सामने आते हैं, कुछ फैसले उनकी मर्जी भी शामिल होती है। तो ये जो सारी की सारी दुनिया इस वक्त जंग की तरफ चली गई। आपने देखा पाक भारत कशीदगी हुई, यूक्रेन का मामला हुआ, अब ईरान का मामला हो रहा है। तो और ये क्यों हो रहा है? यानी इसराइल को कोई लगाम देने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका जिस तरह से इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है और ग्रेटर इसराइल के तौर पर उसको पेश कर रहा है, उसको कौन लगाम देगा? अब सलामती काउंसिल कहाँ है, OIC कहाँ है, और दीगर इदारे कहाँ हैं जो जंगबंदी के लिए वो किरदार अदा करे? वो किरदार तो कोई अदा करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहती हूँ कि शहजाद भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ अमरीकी सदर कह रहे हैं कि ईरान डील कर ले, और दूसरी तरफ आप देखें कि इम्कानात तो उस तरह के दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ वो कहते हैं 61वां दिन था तो ये सब तो होना था, तो ये किस तरह हो सकता है एक साथ? देखिए मुनीज़े, अगर ईरान और इसराइल की अगर आप बात करें ना, तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि ईरान जो है इसराइल का जब क़याम अमल में आया था तो जो पहली मुसलमान रियासतों थी उनमें सबसे पहले ईरान ने इसराइल को तस्लीम किया था। पाकिस्तान ने आज तक इसको तस्लीम नहीं किया हुआ, याद रहे ईरान को भी। फिर जब इस्लामी इनकलाब आया तो इसराइल और जो ये रफड़ सारे पड़े, ये इत्तेहाद टूट गए इसराइल के साथ, ये इस्लामी इनकलाब के बाद है। मैं शाह पहलवी वाली बात कर रहा हूँ, तब ये एक थे। एक बात। दूसरी बात, आज भी बहुत सारी यहूदी जो है वो ईरान में बसते हैं। जो गद्दार वतन है, जो मीर जाफर है, मीर सादिक है, वो उनको नुकसान पहुंचा रहे। जिस तरह हमारे मुल्क में भी बहुत सारे अफराद मीर जाफर और मीर सादिक हैं। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो इसराइली फौज जो है वो दुनिया में 16वें नंबर पर, जबकि इसराइल जो है 15वें नंबर पर है। अच्छा, जंगी बजट जो है वो 27 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करता है, जबकि ईरान का दफाई बजट 10 अरब डॉलर है। अब लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो इसराइल के पास है, और उसका जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमें ये देख रहा है एंड ऑफ द वार क्या होगा। एंड ऑफ द वार ईरान जो है वो इतना आसान नहीं है कि इसराइल को उसको खा जाएगा और आके पाकिस्तान की शाहरग पे बैठ जाएगा। चाइना सोया नहीं हुआ, रशिया सोया नहीं हुआ, और पाकिस्तान भी सोया नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इसराइल को बहुत मुश्किलात आइंदा फ्यूचर में दरपेश होंगी। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं सायरा जी की तरफ जाना चाहूँगी। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको क्या लगता है, इस खित्ते में ये जंग मजीद फैलेगी या फिर बड़ी ताकतें कोई अपना किरदार अदा करने में कामयाब हो पाएंगी और इस जंग को किसी तौर पर रोका जा सकेगा? अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि जंग खत्म हो पाएगी, मैं नहीं समझती। अब ये जो खित्तों में ये जो आग बढ़े वो ये आग ऐसे नहीं होगी। और आपने कुव्वत अपना की वजह से तो ये आग बढ़ गई। आपका क्या ख्याल है कि वो इस आग को बुझाने के लिए कोई किरदार करेंगे? वो कहते हैं कि जिस चीजों से किसी का फायदा हो रहा वो उस मसला हल नहीं किया जाता। आप देख लीजिए ट्रंप के, वो कहते हैं कि दौरे हुकूमत में वहाँ पर अमेरिका में जो हमले फूटे, फिर उसके बाद जो इनका जो दौरा है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस दौरे को इस चीज से मतलब कनेक्ट किया था कि वो कोई उसके लिए नहीं था कि वो कोई फाइनेंस या मईशत के लिए या ट्रेड के लिए वो दौरा था। वो दौरा इसी तनाजुर में था। जब इन ममालिक की शय होती है कि वो आप देखें इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं, फ्रांस भी, बाकी वो कहते हैं कि किसी और को क्या बात करें कि तीर खा के कमी गाह की तरफ से देखा तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बहुत खूब कहा। तो मिस्र के उस पे, और इन्होंने क्या किया है, ये जो ईरान के जो हमले, ईरान तो खुद इस जंग में नहीं कूदा ना, हमला तो इसराइल ने किया, और जाहिर है जब उसने इसराइल ने किया तो ईरान पूरा हक रखता है उसके ऊपर वो करने के लिए। बाकी ये कुव्वतें तो चाहती हैं ये मशरिक़ वस्ता की आग भड़कते और
फिर आप कहेंगे शायद इधर से उधर निकल गई। जिस वक्त ये पहले मिले थे तो मैंने आपको कहा था वो सुन्नी स्टेट थी, और साथ साथ हमारा ये जो मस्ती चीजें हैं ये भी चलती रहती हैं बड़ी स्टेट्स के बीच में। आप देख लें, ये जो आपने कहा था कि यदि ये 35 का था कि उन्होंने मार गिराया, ये कुछ अर्सा पहले वहाँ पर शाम में मारा गया, यमन के वहाँ पर, तो वो खबर छुपाई गई थी। लेकिन अब आप देख लें कि ये हालात किस तरफ ले जाना चाहते हैं, और इस बात है कि हमारे पाकिस्तान को सालसी के किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान जाहिर है मईशत हमारी किस चीज से गुजरनी है, इन जंगों में या दूसरी जंगों में टांग अड़ाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है। और आखिरी बात कि वो मुझे नहीं पता कोई इसको कैसे लेगा। आप फ्लाइट पे सफर करती हैं, आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी कि ऑक्सीजन कम होने की सूरत में मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा। अपना मास्क नाक और मुंह पे पहनकर फिर दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है, पहले अपने लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मशरक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील करने की कोई साजिश हो रही है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, मैं डिबेट को ओपन करना चाहूँगी, और मज़हर बरलास साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस पर सबसे पहले बात करें। डू और डाई की सी कैफियत नज़र आती है। अमरीकी सदर एक तरफ डील चाहते हैं, मगर कहते हैं अगर डील नहीं करोगे तो फिर डू और डाई की सिचुएशन होगी। क्या कहते हैं? अच्छा मुनीसे, एक तरफ तो ये अमेरिका का जो डुअल फेस है वो सामने आया है, दूसरा भारत का बड़ा भयानक चेहरा सामने आया है। कल मैंने इसी प्रोग्राम में फेस टू फेस में कहा था कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है इसमें रॉ इन्वॉल्व है, और फिर वो बात सच साबित हो गई। जो 73 बंदे गिरफ्तार हुए हैं उसमें ज़्यादा इंडियन हैं, और इंडिया का जो भयानक चेहरा ईरान के सामने आया है और दुनिया के सामने आया है वो तो बड़ा ख़तरनाक है कि इंडिया से तो किसी को दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो तो दोस्ती के रूप में वहाँ इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो करते हैं उनके मुखालफों के साथ। तो ये अब ईरान में इंडियंस पे ज़मीन तंग हो जाएगी। जो बड़ा गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे ना कि ईरान से हमारी दोस्ती है और मायदे हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, इंडिया बुरी तरह बेनकाब हुआ है। जिस तरह अमेरिका का डुअल फेस बेनकाब हुआ है, इंडिया का भयानक चेहरा बेनकाब हुआ है। और मुझे लगता है कि देखिए, ये जो आप कहती हैं ना बड़ी ताकतें, भाई बड़ी ताकतों को तो पहले इल्म था। ये जो झूठा आदमी है नेतन्याहू, ये 2002 में को पहले इल्म था। बरलास साहब, मैंने क्योंकि ये डिबेट ओपन किया है तो मैं चाहती हूँ कि शहजाद भट्ट साहब, अगर आप इत्तफाक करते हैं मज़हर बरलास साहब की बात से, तो आप अपना इनपुट दे सकते हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं बरलास साहब, और सायरा बहुत अहम बात कर रही थी, जो फरमा रही थी, बॉर्डर वाली बात कर रही थी। ठीक कह रही है। मेरे राय के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान की 909 किलोमीटर लंबी सरहद जो है, वहाँ पर बहुत सारे अफराद जो पाकिस्तानी हैं, ईरानी हैं, वो उस बॉर्डर एरिया के ऊपर हैं। अगर ये जंग हो गई तो वो सारे ईरानी और पाकिस्तानी जो हैं वो वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो फिर बड़ी दुश्वारी पाकिस्तान को भी हो सकती है। जो बात बरलास भाई कर रहे हैं, 6 और 7 जून की रात होने वाले जो भारतीय हमले थे, हाँ मुमासलत है। ये जो हमले हो रहे हैं ये भी उसी तरह के हो रहे हैं, और ये मुझे बात कहने में कोई दो राय नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मोदी और नेतन्याहू एक दहशतगर्द हैं, और ये दुनिया के अमन को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है, अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर इसराइल ऐसा कोई भी कदम उठा सकता था? देखिए, खुद इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि हमने इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका को एतमाद में लिया, उनकी रजामंदी हासिल की, और साथ साथ उन्होंने फिर ये भी इंकशाफ किया कि सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि बहुत से ममालिक को एतमाद में लिया गया। अब उन बहुत से ममालिक का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, इसलिए ये मैं कल भी कह रहा था कि कोई पॉलिटिकल आइसोलेशन में हमला नहीं हुआ ईरान के अंदर। ये बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया है, और इसमें बहुत इस्लामी ममालिक का रोल है। यानी इस्लामी ममालिक अभी आपके सामने मुज़म्मती बयानात जारी कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर जो हैं वो जब सऊदी अरब के और खलीजी ममालिक के दौरे पर आए, वहाँ उन्होंने इत्तेमाद में लिया होगा, और इसी तरीके से बाकी ममालिक को इत्तेमाद में लिया होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है कि इसराइल की हमायत में बहुत से इस्लामी ममालिक भी पसे पर्दा इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं
कि आयतुल्लाह खमेनी के जो मशीर थे उनको इस बारे में ब्रीफ किया गया था कि इस किस्म का कोई भी काम हो सकता है अगर वो डील नहीं करते हैं। मुझे वो तो कल मैंने कहा ना कि बिल्ली थैले से बिल्ली बाहर आ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करेगा, मैंने पहले कह दिया था, तो इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा इनको ईरान को सबक सिखाना होगा। तो वो तो कल कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया। और अब आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो सालसी की बात करते हैं, क्या ये लबो लहजा था ईरान के साथ गुफ्तगू करने का? और इस लबो लहजे के अंदर वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं और जंग मुसल्लत कर रहे हैं ईरान के ऊपर।